नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मोमेंट ऑफ पॉजिटिविटी और अर्जुन फाउंडेशन की तरफ से मैं आस्था पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस शो पाथ ऑफ पॉजिटिविटी पे। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियां बटोर रहा है, और वो है और कितनी आयशा। भारतीय महिलाओं की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? हमारा समाज, न्याय व्यवस्था या महिलाएं खुद? आयशा के साथ जो भी घटनाएं हुई हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले वो घरेलू हिंसा की शिकार हुई और उसके बाद अपने पति द्वारा दहेज की मांग से परेशान हो, दुखी हो उसने आत्महत्या की। लेकिन आज हम सिर्फ आयशा के बारे में बात नहीं करने वाले। हम उन सारी महिलाएं जैसे कि मनीषा, गुड़िया, निर्भया, लक्ष्मी अग्रवाल के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। उनके साथ जो अपराध हुए, जैसे कि एक छोटी बच्ची, कुछ ही महीनों की बच्ची बलात्कार की शिकार हो जाती है, तो दूसरी ओर किसी के प्रपोजल को मना करने पर उस पे एसिड अटैक किया जाता है। आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। और आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ना सिर्फ अपनी फील्ड में काफी पारंगत हैं, बल्कि इसके अलावा समाज सेवा, सुधार व महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वे काफी सराहनीय हैं। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं एडवोकेट दिलशाद मुजावर को। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मेंबर हैं। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अरुंधति भालेराव। शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड डायरेक्टर ऑफ प्रारंभ कला अकादमी। और हमारी तीसरी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर खुशबू गर्ग। शी इज अ डेंटिस्ट, नमस्ते। president of Arjun Foundation, and she's leading North India with her Good Girl Drive, where girls are being taught about menstrual hygiene and self-defense. आप तीनों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। तो हेलो। दिलशाद मैम सबसे पहले हेलो हेलो तो दिलशाद मैम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आयशा के साथ जो भी दुर्घटना हुई उस बारे में आप क्या सोचती हैं? उससे क्या सच्चाई उजागर होती है और उससे हमारे समाज को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट इस मंच पे लिया है। देखा जाए तो एक आयशा नहीं है, बहुत सारी आयशा आज तक इस समाज की जो भी वेदी पे बलि चढ़ चुकी है। हम इस आयशा की जो हमारे सामने अभी खड़ी थी, जो बातें कर रही थी, जो बता रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, उसने उसने अपना रिकॉर्ड किया, जो भी उसके साथ गुजरा था, जो भी उसके साथ हादसा हुआ था, उसने उसका सब रिकॉर्ड किया और बाद में जाके उसने खुदकुशी की। अब जब एक लड़की अपने बारे में, जिंदगी के बारे में इतनी खुश थी, जिंदगी जीना चाहती थी, जिंदगी को अपने खुशहाल बनाना चाहती थी, अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, अचानक से उसकी जिंदगी में भूचाल आता है और वो एक ऐसा कदम उठाती है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। तो जब इस तरह के वारदात अपनी समाज में होते हैं, तो सच में बहुत दर्द होता है। एक आयशा के लिए नहीं तो बहुत सारे आयशा पहले भी इस की बलि बन चुकी है, जा चुकी है। तो इसका उसका मतलब क्या होता है कि देखो, जब हम एक आयशा की बात करते हैं, फिलहाल हम जिस आयशा की बात कर रहे हैं, अगर उसको देखा जाए, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि उसको जो भी तकलीफ थी, जो भी उसके साथ हुआ था, उसने अपने पेरेंट्स को बताया था। अगर उस वक़्त हम उसके पेरेंट्स उसके साथ होते, उसको समझाते, उसको बताते कि हम तेरे साथ हैं, अगर तू ये कदम उठा रही है तो ये गलत है, तो हो सकता था एक ज़िंदगी बच जाती। और इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि आयशा एक मुस्लिम औरत है, तो उसको पता है कि एक मुस्लिम औरत का होना और इस समाज में खुद का अस्तित्व बनाए रखना और एक फैमिली को सँभाले रखना कितना मुश्किल है। पता नहीं किस वक़्त उसके हस्बैंड के मुँह से तलाक का वर्ड निकल जाए। खुदा का शुक्र है कि अब ये नौबत नहीं है, अब इसके बारे में कानून बन चुका है। लेकिन ये जो डर था हमारे दिल में कि कब वो तलाक का वर्ड यूज़ करे और हमारी ज़िंदगी नर्क बन जाए। लेकिन अभी उसके हस्बैंड ने उसके साथ बहुत बदसलूकी की,
कुछ उसके साथ कुछ गलत हुआ और वो सह नहीं सकी। तो एक इसमें से दिखता है कि एक तो समाज इस वक्त हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, उसके पेरेंट्स खड़े नहीं होते, और एक जो जूझने का जो एक सहन शक्ति होती है वो मुझे लगता है कि कहीं कम हो रही है। इसके पहले भी बहुत से औरतों ने इस सारी बातों से जूझा है, उस तकलीफ को सहन की है, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई जीती भी है और आज भी वो अपने अस्तित्व की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आयशा इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी। उसको पता था कि इसमें से कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं था, उसमें से हल निकल सकता था। उसने थोड़ा-सा अगर वो रुक जाती और थोड़ी-सी कोशिश और करती तो हो सकता था, मुझे लगता है, मेरा ख़्याल है, एज़ अ वकील मैं ये बता रही हूँ कि उसको कानूनन हम मदद कर सकते थे। उसके पेरेंट्स उसका थोड़ा बहुत साथ दे देते, तो ये मुझे लगता है ये हो सकता था कि आज आयशा बच जाती। लेकिन आयशा ने अपने मीन्स इस काम से समाज को फिर से झुंझला दिया। समाज के सामने एक ऐसा सबक रख दिया कि हाँ, आज भी एक औरत, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, आज सुरक्षित नहीं है। चाहे बिल्कुल, वो मायके बिल्कुल। में हो, चाहे वो ससुराल में हो। बहुत सारे क्वेश्चन आज भी आयशा के जाने के बाद वापस अपने हमारे सामने खड़े हुए हैं। राइट, राइट। बिल्कुल सही है मैम, काफ़ी सच्चाई हम लोगों के सामने आई है और इससे एक और बात जो हमें सबक मिला है, जो हमें सीखनी चाहिए, वो ये कि मुश्किल के वक़्त पे अपने विवेक से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंसान इमोशंस के बहाव में आके कई बार गलत कदम उठा देता है, जिससे वो तो बच जाता है, वो तो उस सिचुएशन से बाहर निकल गया, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उन पे काफ़ी वो मुश्किलें आ बहुत पड़ती मुश्किल से हैं। गुज़रती हैं। फिर बिल्कुल, बिल्कुल मैम, आती है क्योंकि बिल्कुल। आज उसके पेरेंट्स ये हादसा बर्दाश्त नहीं करते होंगे। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल सही मैम। अरुंधति मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर में उसे दहेज की जो माँग की उसके पति ने, उससे भी वो काफ़ी दुखी थी। तो आपके हिसाब से ये दहेज प्रथा लोगों ने क्या सोच के शुरू करी और इससे क्या नुकसान हो रहा है? आपका इस बारे में क्या सोचना है? अभी दिलशाद मैम ने जो बात कही उसी को नज़रअंदाज रखते हुए मैं पहले कुछ इसका जो बेस है उसके ऊपर मैं बात करना ज़्यादा जी, पसंद करूँगी और फिर हम दहेज की तरफ जाएँगे। देखिए, अत्याचार जो जी, है उसका जो वर्गीकरण है, इसको मैं 3 हिस्सों में हम बाँटते हैं कि जैसे एक है आपराधिक हिंसा है, मतलब बार-बार ये हमारा जो टॉपिक है और कितनी आयेशा, तो उसका मूल हम ये सोचते हैं कि एक तो आपराधिक हिंसा है, जिसमें बलात्कार है या अपहरण है, एक घरेलू हिंसा है, जिसमें लैंगिक दुर्व्यवहार है, या फिर पत्नी को पीटना है, दहेज संबंधी और आदि बातें हैं जो अभी आपने छेड़ी। सामाजिक हिंसा जहाँ आती है वहाँ सांपत्तिक हिस्सा ना मिलना है या भ्रूण हत्या है जो आज का बहुत ही मतलब बहुत ही गहरी तरीके से इस विषय पर बोला जा रहा है। तो हिंसा के शिकार में वो महिला मेरे ख्याल से होती है जो असहाय है, जो भावनात्मक रूप से समाप्त हो चुकी है, जो आत्म अवमूल्यन में ग्रस्त है, जिसकी अपनी आत्मसम्मान नहीं रही है और जो दबाव पूर्वक पारिवारिक परिस्थिति में रह रही है। पति जो है उसका वो कोई शराब के आदी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से दहेज वाली जो ये परंपरा है, देखो नारी पर अत्याचार ये आज भी हो रहा है। हम यदि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं या प्राचीन धर्मों का अभ्यास करते हैं, तो हम देखते हैं कि पूर्वापार से ये अपराध या उस पर जो अन्याय है, ये होते जा रहा है, उसका स्वरूप बदलते हुए नजर आ रहा है। हम कहते हैं कि महिला और पुरुष कंधे से कंधा लगाकर आगे चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है। आज भी समाज में, गांव में आप यदि जाती हैं, तो दहेज के लिए औरतों को पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। आज भी घर से इतना दहेज लेके आओ तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। ये चित्र गांव में जब मैं जाती हूँ तो मुझे दिखाई देता है। एक तरफ हम कहते हैं नारी की जहाँ पूजा है, वहां देवताओं का वास होता है, वह एक शक्ति स्वरूप है। हमारा समाज, हम सब बहुत ही जोश के साथ ये कहते हैं वो शक्ति स्वरूपा है।
देखो, हम जब सब शादी होती है तो सप्तपदी चलते हैं, बराबर है। सप्तपदी का एक संस्कार ये भी है कि यदि कभी विपदा आए तो अग्नि के फेरे लेकर मैं स्वयं, स्त्री कहती है, ये प्रण करूं कि उस विपदा के साथ मैं पति की जगह खुद जूझूं और उसे सुरक्षित रखूं, बराबर है। फिर भी पति कभी डगमगा जाए तो उसे थामने हिम्मत जो नारी में है, वो उसकी हिम्मत ही ऐसी है, इसलिए वो एक कदम पीछे उसके साथ चलती है कि यदि वो कोई अपराध करे तो वो उसे थाम सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सहन करती रहे। हम बोलते हैं कि स्त्री आज हर क्षेत्र में काम कर रही है, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधा लगा के चल रही है, पर क्या सचमुच वो सुरक्षित है? नहीं है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाला पुरुष था। यदि औरत शास्त्र लिखती तो अपने लिए इतने ज्यादतियों का महासागर वो कदापि तैयार नहीं करती। निसर्ग ने ही उसे इतना शक्तिमान बना के रखा है, इतना ताकतवान बना के रखा है कि वो अपने अधिकारों के लिए, उसे पता होकर भी कई बार जूझ नहीं सकती, क्योंकि वो जो संस्कारों से बंधी है, जो परंपरा उस पर लादे गई है, उसने अपने माँ को, नानी को, दादी को जिस संस्कारों में बड़े होते हुए देखा है, वही संस्कारों में वो आगे जा रही है। और इसीलिए मेरे ख्याल से दहेज की जो समस्या है वो शहर में कम मात्रा में होगी, लेकिन गांव में आज भी दहेज की जो मतलब दहेज की जो समस्या है वो बहुत ही बुरी तरीके आज भी हमें समाज में देखने को मिलती है। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि सिर्फ बातों में स्त्री की पूजा, स्त्री नारी, स्त्री सरस्वती का रूप, स्त्री दुर्गा का रूप है, उसमें सारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पर यदि उस कैपेसिटी को और कैपेबिलिटी को वो सामने लाना चाहे तो हमारा समाज उसे अलग तरीके से देखना शुरू करता है कि इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को बोल्ड समझती है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा आधुनिक समझती है, हमारा समाज ही उसे पीछे खींचना शुरू कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है दहेज है या स्त्री पर अत्याचार है, अन्याय है, ये आगे की स्टेप है। उसके पहले हमारे समाज में, हमारे धर्म ने, परंपरा ने स्त्री पर जो बंधनों से उसे बांध के रखा हुआ है ना, और वो बंधनों में वो आज भी रह रही है। आज रात को मैं मेरे बंबई में 12 बजे अकेली नहीं आ सकती, मैं चाहे कितनी भी हिम्मतवान औरत हूँ, मुझे कुछ मर्यादाएं जरूर है। मैं यदि रात को 12 बजे आती हूँ तो मेरे ही बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं कहां से आई। एक पुरुष आ सकता है, एक महिला नहीं आ सकती। तो जब तक समाज में स्त्री पुरुष ये भेद को एक इंसान के तरीके से ना देखा जाए, तब तक ये सारी जो प्रथाएं हैं या जो अत्याचार है या अन्याय है, ये दूर नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। खुशबू, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जैसा कि अरुंधति मैम ने बोला कि घरेलू हिंसा भी काफी बढ़ गई, और सिर्फ आयशा के मामले में नहीं, कहीं ना कहीं काफी औरतें इस समस्या को झेलती हैं। तो मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि सेल्फ डिफेंस को लेकर आप गुड गर्ल ड्राइव चला रही हैं अर्जुन फाउंडेशन की तरफ से। तो आप वहां पे लड़कियों को खुद भी सेल्फ डिफेंस की बहुत नॉलेज देती हैं, उन्हें सिखाती हैं। तो आपके हिसाब से लड़कियां कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सेल्फ डिफेंस को किस तरह से यूज किया जाए, और अगर मान लीजिए आपके सामने 5 लोग आ जाते हैं तो उस समय औरत को किस तरह से वो सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए? जैसे कि अरुंधति जी ने और दिशा जी ने बोला है कि हमें सबसे पहले तो लड़कियों को सेम ओहदा देना चाहिए जैसे हम मर्दों को देते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लड़की किसी चीज में कम नहीं है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस हो, चाहे वो घर के काम हो, चाहे बीइंग अ मदर हो, चाहे एक्चुअली अ पावर हो। आज भी लड़कियों को पावर जैसे एक देवी माना जाता है, पावर माना जाता है अल्टीमेटली। मगर जब बहुत तादाद बढ़ जाती है लड़कियों की तो लोगों को लगता है कि नहीं, उन्हें बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बेटी है या बेटा है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि हम बेटी को और बेटे को सेम लेवल पे देखते हैं, सेम लेवल से ट्रीट करते हैं। बेटी भी वो सारे काम करती है जो बेटा करता है, बेटा भी वो सारे काम करता है जो बेटी करती है। बेटा घर में हेल्प करता है माँ को, बर्तन धोता है, खाना बनाता है। बेटी बाहर जाती है, काम करती है, पैसे कमा के लाती है, अपने माँ बाप
को हेल्प भी करती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी भी मामले में। आज जब हम ये जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अपने घरों में और मन में रखेंगे तो दूसरे भी वही सीखेंगे। सो अल्टीमेटली सेल्फ डिफेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल्फ डिफेंस इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज फॉर मेन, इट इज फॉर बॉयज, इट इज फॉर एवरीवन। सेल्फ डिफेंस आज सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। लड़कों पे भी अत्याचार होते हैं, लड़कियों पे भी अत्याचार होते हैं। लड़कियों के अत्याचार आधे से ज्यादा टाइम पता नहीं चलते हैं, क्योंकि घरों में होते हैं, लोगों को नहीं पता लगता है, माएँ नहीं बताती हैं, आंटीज नहीं बताती हैं, आगे दिखाई नहीं जाते, जब तक कि लड़की खुद अपना एक ऊपर आए और लड़की खुद लोगों को बताए कि मेरे, जैसे आयशा के केस में उसने खुद ने बताया कि ये हुआ मेरे साथ एंड इसीलिए वो सुसाइड कमिट कर रही है। वैसे जब तक लड़की ना बताए आपको नहीं पता लगेगा। घर में ही वायलेंस हो रहा है, घर में ही उसके साथ अब्यूज हो रहा है, घर में ही आस पड़ोस के लोग, मामा चाचा लोग आके लड़की को छेड़ते हैं, वो अपना मुंह चुप रखती है, वो किसी को बोल नहीं पाती। क्यों नहीं बोल पाती? क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी चेंज हो गई है जहां हमें लगता है कि घर की बात घर में रहने दे, चाहे वो लड़की को कितना भी अत्याचार हो, कितना भी दुख हो, वो ये सोचती है कि मैं अपने घर की इज्जत ना खराब करूं, और मैं क्योंकि अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल आई हूँ, मेरे एक लायबिलिटी बन जाती है कि मैं अपने माँ बाप का नाम बाहर सोसाइटी में नहीं खराब करूं। क्योंकि अल्टीमेटली कोई गलत काम होगा, लड़के को नहीं बोला जाएगा कि आपने ये किया है, लड़की को बोला जाएगा कि तुम बदतमीज हो, बेशरम हो, उल्टा हो, जो भी गालियां होगी वो लड़की को ही दी जाएगी। बट क्यों? ये जो इनइक्वालिटीज है ये सबसे पहले खत्म करनी होगी। हमें ये मानना होगा, जैसे अरुंधति जी ने बोला है, कि इंसान है, दोनों इंसान है, दोनों को एक लेवल पे रखना चाहिए। लड़कों को भी ये सिखाना चाहिए कि सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है लड़का और लड़की में, कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भगवान ने अलग बनाया है, जहाँ लड़कियां बच्चा पैदा कर सकती हैं और लड़के नहीं कर सकते। सिर्फ इसके अलावा हमारी कोई चीज, आजकल लड़के भले बाल करते हैं, आजकल कान में पहनते हैं, आजकल मेकअप भी लगाते हैं, तो आजकल वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में डिफरेंस कुछ नहीं रह गया है। डिफरेंस सिर्फ हमारी सोच का रह गया है कि हम सोचते हैं कि ये लड़की है, इसको घर में रहना है, इसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना, और हम लड़कियों को ये सेल्फ डिफेंस भी नहीं सिखाना चाहते, बिकॉज हमें लगता है कि ये क्या करेगी, इसको तो दब कर रहना है। पर नहीं, दिस इज रॉन्ग। अल्टीमेटली जब हम जाते हैं स्कूल में, हम देखते हैं कि बहुत लड़कियां अब्यूज के शिकार हो चुकी होती है, उनके मामा चाचा घर आते हैं, उनको यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं, वो रोती हैं, उनको गोदी में उठा के गलत गलत हरकतें होती है। तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि उनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ उन्हें रोकना है, कहाँ उन्हें ना बोलना है, कहाँ उन्हें अपनी आवाज उठानी है, कहाँ उन्हें बताना है लोगों को कि नहीं, मैं अलग नहीं हूँ, आप मेरे साथ हर चीज नहीं कर सकते जो आपको कंफर्टेबल हो, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। तो लड़की हो या लड़का हो, हमें सेल्फ डिफेंस दोनों को सिखाना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि हमारी आत्मा, हमारा शरीर हमारा है, एंड वी कैन नॉट गिव एनीवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वी कैन नॉट अलाउ एनीवन टू डू एनीथिंग विदाउट आवर ओन कंसेंट। उनको ये पता होना चाहिए कि भाई आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, आप मुझे कुछ गलत बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं लड़की या लड़का हूँ, मैं भी ना बोलना जानती हूँ या जानता हूँ, और मैं भी अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहला सेल्फ डिफेंस इज सेइंग नो। जब लड़की हाथ उठाने तो बाद में आता है, सबसे फर्स्ट है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, द फर्स्ट एक्शन टू सेल्फ डिफेंस इज नो। You have to tell people that no, you're not comfortable, no, आपको ये नहीं चाहिए, आप ये नहीं चाहती हो। और second comes your defense when it comes to abuse, when it comes to hitting, when it comes to जब लोग इधर उधर हाथ लगाते हैं बसों में, कारों में, तब आपका आता है मैटर कि भाई आप अपने आप को कैसे बचाना चाहते हो। तो हम सिखाते हैं कि आप इजीली बहुत छोटे से नुस्खों से, जैसे आपके नाखून है, आपके पास पिन है, आपके पास छोटा सा ब्लेड है, आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो। 2-3 हमारे बॉडी में पॉइंट्स है, जैसे आपकी नोज है, आपकी आईज है, आपका नेक है, और आपके पाँव में है 2-3 पॉइंट्स है, जहाँ पे आप हिट करके कैसे भाग सकती हो। अल्टीमेटली एक लड़की के लिए हो या लड़के के लिए हो, इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, और हमें पता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम एज एन इंडिविजुअल आए हैं, और हमें अपना ध्यान एज एन इंडिविजुअल ही रखना है, नॉट एट द एज ऑफ 10, 15, 20, इवन एट द एज ऑफ 5 years, इवन एट द एज ऑफ 4 years, इवन एट द एज ऑफ, जहाँ बच्चा संभलने लग गया, समझने लग गया, वहां से ही सेल्फ डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। लड़के को छोटे बच्चे को आप पिंच करोगे, उसका सेल्फ डिफेंस होगा, वो रोगा।
रोएगा, वो बताएगा कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप क्या कर रहे हो. So self defense starts at the nick of saying no to something which is not required, which is not helpful, and which you cannot take it because आपको ये नहीं करना, नहीं करवाना, चाहे 5 लोग हो या चाहे 10 लोग हो. Ultimately self defense starts from saying no, then calling people, not being alone, taking help of others, and few points in the body जो आपको पता होना चाहिए, हर एक लड़की को, हर एक लड़के को पता होना चाहिए, जिससे कि आप किसी को इजीली बिना ताकत के आप घायल कर सकते हो, उनको गिरा सकते हो और वहां से भाग सकते हो. सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई करो, थप्पड़ मारो, जोर जोर से किसी को मुक्के मारो. नो, दैट इज नॉट सेल्फ डिफेंस, दैट इज वायलेंस. सेल्फ डिफेंस इज आप अपने आप को बचाकर वहां से कैसे निकल जाओ बिना किसी दिक्कत के. इंसान को पता भी लग जाएगा कि भाई व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, और आपका सेल्फ डिफेंस ठीक रहा तो आप बच जाओगे. एंड दूसरे लोग जो नोटिस करेंगे वो आके वो उस बंदे को मार दे, अगर सेंसिबल होंगे तो वो उस बंदे को पुलिस के हवाले करेंगे या मारेंगे. सो सेल्फ डिफेंस इज जस्ट अबाउट स्क्रीमिंग एंड सेइंग दैट यू नो दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द थॉट दैट हम किसी का अत्याचार नहीं सहन करना चाहते हैं. राइट. जैसा कि मैम आपने अभी कहा कि लोगों को जो आप अभी कर रही हैं, आई वुड प्रेज योर वर्क कि आप बहुत सही काम कर रही हैं कि छोटी उम्र से ही लड़कियों को और सबको ये नॉलेज दी जाए कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है. टच एडुकेशन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ लोग फिगर आउट नहीं कर पाते कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो भी रहा है या नहीं. एंड समटाइम्स व्हाट आई फील इज कि लड़कियों को कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी होती है, उनका जो एक ऑरा होता है जिसको हम वाइब्स बोलते हैं, वो भी बहुत कमजोर नजर आती है. मतलब अगर वो कभी कहीं भी पब्लिक में जाती है तो एक कमजोर लड़की ना, उनका एक ऑरा अलग ही होता है. तो आई फील, आई मे बी रॉन्ग, उनकी तरफ जो भी अपराध होते हैं वो ज्यादा अपनी तरफ क्राइम्स को अट्रैक्ट करते हैं. वेराज अगर आपको सब चीजें पता है तो उस लड़की में अपने आप को एक कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो ऑरा वैसा ही रेडिएट करती है एंड कई चीजों को अवॉइड भी कर देती है. बिल्कुल सही है मैम. दिलशाद मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़ी हुई हैं हमारी न्याय व्यवस्था से, बीइंग अ एडवोकेट. आई वुड लाइक टू आस्क कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ जो भी क्राइम्स होते हैं और जब वो रिपोर्ट करने जाती हैं पुलिस के पास, तो पुलिस कई बार उनका जो व्यवहार होता है दैट इज नॉट अप टू द मार्क. वो कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं या उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि लड़कियां शर्मिंदा हो जाती हैं और या तो अब बैक ऑफ कर लेती है या उनकी कंप्लेंट्स अच्छे से सुनी नहीं जाती. तो पुलिस के बीच ये जो चीज होती है वो कैसे सुधारी जाए और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और क्या पनिशमेंट रखनी चाहिए हमें इन सब चीजों के लिए? पहले तो मैं अभी जो खुशबू जी ने बताया कि शुरुआत खुद से करनी चाहिए कि किसी भी बात के लिए मना करना चाहिए, मीन्स नो बोलना चाहिए. तो मैं आज तक यही करते आ रही हूँ कि मेरा एक मिशन है, नो मीन्स नो. तो जहां तक खुद का सेल्फ डिफेंस का सवाल आता है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप चाहे जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन दो, जितना भी सीख लो, जब तक आप खुद की जो कॉन्फिडेंस है, खुद पर खुद ही का जो विश्वास रहता है, वो अगर आप में नहीं होगा तो चाहे आप कुछ भी हो, कुछ नहीं कर सकते. तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर लड़की को हम खुद पहले से ही जो एक बोलते हैं ना, स्वाभिमान बोलते हैं, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, वो उसमें डेवलप करना बहुत जरूरी है और उसको बचपन से सिखाना चाहिए नो मीन्स नो. क्योंकि आजकल स्कूलों में बैड टच गुड टच बताया जाता है, उसी तरह सेफ और अनसेफ भी आपको बताना है. ठीक है. तो अब आपने जो क्वेश्चन किया था कि पुलिस स्टेशन में आपको बहुत सारे बातों का मीन्स बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ता है. तो पहले तो ये है कि देखो, अगर आप पुलिस के पास जाते हो और अगर आपको पुलिस स्टेशन में ठीक तरह से आपसे पूछताछ नहीं की जाती, आपके साथ गैरव्यवहार किया जाता है और आपको ऐसे लगता है कि आप जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो आपकी पूरी तरह से पुलिस सुन नहीं रहा है, तो सबसे पहली बात है, अगर मैं पोक्सो की बात करती हूँ जहाँ पे छोटे बच्चों पे मान लो कि छोटे बच्चों पे, लड़कियों पे होता है, तो सबसे पहले उस कानून में जो पोक्सो एक्ट है उसमें बताया गया है कि एक लेडी ऑफिसर उस लड़की को सुनेगी. क्योंकि ऐसे माना जाता है कि अगर एक लेडी के सामने अगर कोई केस आती है तो वो सेंसिटिवली उसको न्याय दे सकती है, वो तो सुन सकती है. ये पोक्सो के बारे में हुआ. मान लो कि पोक्सो है, छोटी बच्ची है, नाबालिग है और उसका अगर रेप होता है तो वो
उस कानून में बताया गया है कि आपको पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। वो जो लेडी ऑफिसर है वो आपको जहाँ पे उस बच्ची को लगेगा कि मेरे साथ मुझे ये एनवायरनमेंट सूट हो रहा है, मैं यहाँ पे जाके अपना स्टेटमेंट प्रॉपरली दे सकती हूँ, तो वो वहाँ अपना स्टेटमेंट दे सकती है। ये नहीं कि उसको पुलिस स्टेशन जाना है। अभी मान लो कि कोई अडल्ट लेडी है और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम से डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या उसके साथ अब्यूज हुआ है, या जो काम करती है वहां पे उसको सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो इन सब चीजों के लिए वो जब पुलिस स्टेशन के लिए जाना चाहती है, तो उसमें भी एक बात है, अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती है तो 1091 इस अगर टोल फ्री जो नंबर है, अगर उस पे वो कॉल कर देती है और उस पे अगर अपना वो जो भी उसका एफआईआर है या जो भी उसका स्टेटमेंट है वो देना चाहती है तो वो दे सकती है। और अगर उससे इससे और भी लगता है कि मुझे और सिक्योरिटी चाहिए, मुझे और भी कुछ बताना है, तो 1091 पे जो टोल फ्री नंबर है उस पे वो बता सकती है कि मुझे कोई लेडी ऑफिसर मेरे घर भेज दो, मेरी जगह भेज दो, मुझे उसे मेरी जो भी स्टेटमेंट है वो मुझे लिखवानी है, मुझे उसे बतानी है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, ये बातें तो हम लेडीज को पता नहीं रहती, औरतों को नहीं मालूम है, छोटे बच्चों को नहीं जी। मालूम है, तो आप पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं है। आप उनको अपने घर बुला सकते हो, क्योंकि कानून में स्पष्ट किया हुआ है, अगर सूर्यास्त के बाद मीन्स 6 बजे के बाद कोई भी लेडी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, और किसी लेडीज को पुलिस स्टेशन में आप बुला नहीं सकते। ये औरतों के साथ हुआ, छोटे बच्चों के साथ तो और भी है कि उनको 6 बजे के बाद तो पुलिस स्टेशन आप बुला ही नहीं सकते, या किसी स्टेटमेंट के लिए किसी नाबालिग बच्ची को आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। तो ये बिल्कुल। एडवांस है, ये हमारे साथ अच्छी चीजें हैं, ये हम लोगों को मालूम नहीं है। तो अगर हम ये छोटी चीजें ध्यान रखते हैं और पता चलता है तो बहुत कुछ हो सकता है। रही बात, अगर कोई पुलिस अपने साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिससे आपको लज्जा उत्पन्न हो रही है और आप नहीं बताना चाहते, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपकी जो स्टेटमेंट है वो लिखवा के दे सकते हो, या उसका जो सीनियर अथॉरिटी है, मान लो एक एसपी है, तो एसपी के पास आप जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हो कि इस तरह से मेरी ये कंप्लेंट है और ये जो ऑफिसर है ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप मेरी कंप्लेंट आप खुद लीजिए। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरी बात ऐसे है कि अगर मान लो कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे कानून में बताया गया है कि ऑफेंस 2 टाइप्स के हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि जैसे कि रेप है, तो उस रेप केस में अगर या कोई और मर्डर की केस है, तो अगर आपका स्टेटमेंट ठीक से आपको लग रहा है कि नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो आप कोर्ट में जाके अपनी एफआईआर फाइल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 156(3) आप अपना एफआईआर फाइल कर सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन में जाके ये करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसके जो सीनियर अथॉरिटी है, एसपी है, उनके पास जाके आप अपनी जो भी कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आप खुल के अपने बारे में जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो आपके साथ ऑफेंस हुआ है, जो आपके साथ मीन्स जो भी आपके साथ बीती है, अगर वो आप खुल के नहीं बताएंगे तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लो कि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो वो अगर उसको ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी, नहीं बता पा रही, तो जो एविडेंस का बात आता है, एविडेंस होता है, वो आप प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक लेडी ऑफिसर अच्छी तरह से पूछ सकती है। मान लो कि बलात्कार की केस है, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एविडेंस जरूरी है। तो एविडेंस क्या है, तो मेडिकल है, तो वो स्पर्म है, उसके बाल है, उसका ब्लड है, ये सब चीजें उसको पुलिस स्टेशन में देना पड़ता है। और ये मांगने के बाद अगर थोड़ा सा भी आपको शर्म आती है तो ये क्वाइट नेचुरल है कि एक औरत को लगेगा कि बाबा ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि कानून की बात है, एविडेंस की बात है, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं, इसके हद के मेरे हद से ज्यादा हो रहा है,
तो आपको मना करता है, कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये छोटी बातें हैं, आपको तो देना पड़ेगा, आपको तो बताना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ कैसे अत्याचार हुआ था, ये तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपकी एफआईआर कैसे फाइल होगी। तो खुल के हम लोग खुल के सामने नहीं आते, बता नहीं पाते, इसीलिए बहुत सारे ऐसे पता रहता है कि बाबा फलाना लड़की पे बलात्कार हुआ है, फलाना लड़की पे अब्यूज हुआ है, लेकिन जी वो खुल के नहीं बता पाती, तो फिर एविडेंस कलेक्ट नहीं होता, एविडेंस कलेक्ट नहीं होता तो उसको सजा नहीं होती, ये सब चीजें उसमें आती है। तो अगर आपको कोई परेशानी है, आप नहीं दे पा रहे, तो आप सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाइए, या तो 1091 टोल फ्री पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए, ये आपके लिए आसान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम रुंधति मैम, मैं यही जो दिलशाद मैम ने अभी मुझे आंसर दिया है, इसी से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, इसी को आगे बढ़ाते हुए, कि ये तो बात हो गई लड़की की शर्मिंदगी की, लेकिन सबसे ज्यादा जिनको फेस करना पड़ता है वो है फैमिली। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस बाहर नहीं आ पाते हैं, रेप केसेस या फिर कोई भी मोलेस्टेशन केसेस, सिर्फ इस कारण से कि जो लड़की की फैमिली होती है वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड होती है, एंड उन्हें लगता है कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो कई बार न्याय नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं ये क्राइम को और ज्यादा बढ़ोतरी भी देती है ये चीज। तो आपके हिसाब से ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए कि उन फैमिली को पूरा जागरूक किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपनी कंप्लेंट लेकर जाए? एक ब्रीफ अकाउंट, एक शॉर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है दिलशाद मैम ने लीगली जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रखी है। कई बातें मुझे ही आज खुद पहले बार चले, क्योंकि हमारा लीगल इससे इतना संबंध नहीं आता है। पर जहां उपाय की बात आप करती हैं, मैं वापस वही बात दोहराऊंगी, जैसे दिलशाद मैडम ने लीगल क्या करना चाहिए या क्या होता है ये नियमों का हमें जानकारी दी, या डॉक्टर खुशबू ने हमें बताया कि सेल्फ डिफेंस का कितना इम्पोर्टेंस है। मैं इन बातों को ऐसे रखना चाहूंगी कि सबसे पहले महिला अत्याचारों के मुकदमे की जो सुनवाई है वो शीघ्र होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सरकार ने उसे कुछ ऐसे अधिकार देने चाहिए, जैसे वो रात को अकेली आ रही है या दिन में अकेली आ रही है, तो हर चीज मुकदमे की तौर पे ना देखते हुए उस समय उसे कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि उन अधिकारों का वो उपयोग कर अपने खुद को बचा सके। तीसरी बात, मुझे ऐसे लगता है कि जूडो है, कराटे हैं, ऐसी बातें उसने हर औरत ने अभी सीखना बहुत जरूरी है। हम ये कितने भी बोले कि चलो मान लो वो जूडो सीख लिया या कराटे उसने सीख लिया, 5-6 लड़के जब इकट्ठा आ जाते हैं तो एक औरत उस समय इतनी डर जाती है, या एक लड़की इतनी डर जाती है कि वो जूडो कराटे का भी अप्लाई कर पाएगी कि नहीं, वो उस कला को प्रदर्शित कर पाएगी कि नहीं, ये भी एक संभ्रम मेरे मन में इसलिए है कि बीच में ही जहां मैं रहती हूँ वहां से नजदीकी अंतर पर एक हादसा हुआ कि दिन में एक लड़का एक लड़की पर इतना उसको इतना फिजिकली अब्यूज कर रहा था। मैंने सुना, मैंने इसे देखा नहीं, मैंने सुना, इतना अब्यूज कर रहा था, वो वेपन्स यूज कर रहा था, और सारी जनता आजू बाजू में खड़े होकर तमाशा देख रही थी। उस समय किसी को भी ऐसा लगा नहीं कि वहां जाकर इतने सारे लोग थे, सारे इकट्ठा आकर एक लड़के को आराम से थमा सकते थे। पर लोग क्यों नहीं करते कि हमें बीच में नहीं पड़ना है, हमारे सर पर आया तो, हम कायदे के चक्कर में अटक गए तो, पुलिस हमारे पीछे लगी तो ये सब बातों में मुझे ऐसे लगता है हर चौकी चौकी में महिलाओं के लिए एक बूथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पुलिस को जब हमारे पास जो नंबर दिया जाता है या हमें पता होता है, उस पर फोन करने के बाद कितने समय बार तो वो फोन लगता ही नहीं है, कितने बार तो वो उठाया ही नहीं जाता है। यदि लगा और उठाया भी गया तो उस जगह पर वो पुलिस आते तक कई सारे बात आगे निकल जाती है। तो हर चौकी में यदि वो भी महिला पुलिस, पूरे पुरुषों के साथ महिला पुलिस को भी वहां रखा जाए तो एक महिला दूसरे महिला की संरक्षण करने के लिए आगे आ सकती है। ऐसा भी कायदा होना चाहिए, जैसे अभी रोड एक्सीडेंट में कोई सड़क पे गिरा, मर पड़ा, तो उसे पहले नहीं उठा सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे, अभी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ कायदा कानून होना चाहिए कि जब सारा जमाव, सारी भीड़ उस महिला की संरक्षण के लिए
उसे मदद कर सके। दूसरी बात, महिला थानों का या परिवार अदालतों का अधिक मात्रा में खोलना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। हमारे समाज में अधिक मतलब इतनी महिला स्वयंसेवी संगठन है, हर महिला ने उस स्वयंसेवी संगठन से जुड़ना चाहिए। और उसके भी आगे जाकर मैं कहूंगी, ये दोनों ने बहुत लीगल टर्म्स पे बहुत अच्छी बात की, पर मुझे आज भी लगता है, मैं उसी शब्द को लेकर अटकी हूं कि जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी। मुझे बताओ, शाम को घर लड़की लेट आती है तो उसे पूछा जाता है इतना लेट क्यों हुआ, लड़का आता है तो उसे कोई नहीं पूछता तू इतना लेट क्यों आया। आज भी हमारे घर में मैं इतनी औरतें मेरे आजू बाजू में देखते रहती हूँ, वो पति के बराबर कमाती है, पर वो इतनी संस्कारों में और परंपराओं में जुटी हुई है कि वो बोलते हैं ना कि झाकली मुठ 1.25 लाखाची, हमारे मराठी में एक कहावत है। तो वो घर में इतना अत्याचार अन्याय सहन करती है, पर बाहर वो कोई समझ भी नहीं सकता कि उसके घर में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके घर की वो परंपरा है कि हमारे घर के जो प्रॉब्लम है उसको घर में ही रखे, उसे बाहर न लाए। बिल्कुल उसने इस भीड़ से उसने मतलब अपने आप को बाहर निकाल के स्वयंसेवी संगठनों से हर महिला ने जुड़ते समय, पैसे के लिए कई महिलाएं गांव में निर्भर है पति पर, तो उसने पैसे के लिए भी आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, चाहे हस्बैंड का कितना भी पैसा हो, उसने खुद कमाना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। करेक्ट। तो मैम मैं वापस से अपने सवाल पे आना चाहूंगी, वो ये कि हम परिवार की सोच, जिनको ये कंप्लेंट रिपोर्ट करनी है पुलिस में, वो नहीं करते हैं शर्मिंदगी पे आकर, वो कैसे सोच हम उनकी कैसे बदल सकते हैं, उनको उस कंफर्ट लेवल पे कैसे ला सकते हैं कि वो बिंदास आके बोल सके कि ये दिक्कत है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैम उसका। सबसे पहले पुलिस थाने में एक औरत अकेली जाने के बाद वहां उसे सिक्योर लगता है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे एक पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस भी बैठती है, पुरुष पुलिस भी बैठता है, मैं तो चाहती हूँ कि महिला पुलिस का एक अलग केंद्र होना चाहिए, जहां, क्योंकि मैंने कई बातें ऐसी सुनी है कि मैं वहां गई मैडम और मुझे बहुत डर लगने लगा, सारे पुलिस मेरे तरफ देखने लगी। मतलब मैं पुलिस बुरे होते हैं या वो खराब है, उनकी नजर अच्छी, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, पर हमारे समाज में आज भी पुलिस थाने एक औरत जाने के लिए, अच्छे घर की औरत भी जाने के लिए डरती है। तो उसका वो डर निकलना बहुत जरूरी है। ये डर क्यों है, ये बहुत अलग सब्जेक्ट है। परंपरा से क्या है कि पुलिस थाने की पायरी नहीं चढ़ना, जो अच्छे घर की औरत होती है वो पुलिस थाने की पायरी नहीं चढ़ती, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारी परंपरा ने हमें इतना बांध के रखा हुआ है, सच बोलती हूँ। इसीलिए यदि महिला पुलिस की एक अलग से कोई उसका थाना हो, तो मुझे लगता है महिलाएं बिल्कुल ज्यादा मात्रा में ऐसे अन्याय सहन नहीं करेंगी और वो जरूर जाएगी। ये स्टेप हमने उठाना चाहिए। और सबसे पहले अत्याचार अन्याय होने के बाद तुरंत उस आरोपी को शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जो लंबी चलती है ना वो प्रोसेस, उससे वो मतलब बिल्कुल उसका रिजेक्शन होना चाहिए, मुझे लगता है। राइट, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। डॉक्टर खुशबू, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम कि वेस्टर्नाइजेशन बहुत इंडिया ने अपना लिया है, एंड आजकल जो हम बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं उसमें जो हम हीरोइंस को देखते हैं, वो काफी अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करती हैं, करवाया जाता है, एंड उसका बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट ऐसे पड़ता है लोगों पे कि जब लड़के उस चीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो एक चीज बैठ जाती है और फिर वो अपने समाज में वो चीज ढूंढते हैं। जब उन्हें नहीं मिलती है तो उनके अंदर की ये जो क्रिमिनल भावना है वो कहीं ना कहीं जाग जाती है। तो मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ कि इस वेस्टर्नाइजेशन ने किस तरीके से अफेक्ट किया, और ये जो कपड़ों की बात जो आई है, छोटे कपड़ों की बात, उस तरह से कैसे लोगों के पास गलत मैसेज पहुंचता है। यहाँ तक कि अभी काफी ये न्यूज में भी चल रहा है कि किसी नेता ने यूं ही कह दिया था कि किसी की लड़की के कपड़ों पे कमेंट किया था कि ऐसी टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और उस लड़की ने उसका बवाल मचा के ये कहा कि मेरी इच्छा, मेरा शरीर, मैं कुछ भी पहनना चाहूँ। तो क्या ये सही है?
सी वेस्टर्नाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। आइडियली देखा जाए तो 150 साल पुराना है वेस्टर्नाइजेशन, जब से ब्रिटिश आया है हमारे पास। एंड वेस्टर्नाइजेशन हुआ इसलिए कि हम ग्लोबलाइजेशन में जाए, हम आगे बढ़े, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, फिर गुड्स, फैसिलिटीज, जो ये एम्प्लॉयमेंट है और स्कूल्स है, एजुकेशन है, साइंस है, ये सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए एक्चुअली वेस्टर्नाइजेशन आया है। एंड वेस्टर्नाइजेशन का मतलब हमने बिगाड़ दिया है, बिकॉज हमने वेस्टर्नाइजेशन को एक गलत तरीके से ट्रेडिशन और कल्चर के भाव पर उसको आगे बढ़ाया है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ये सही है, ये गलत है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है हम एक दौर से, जहां हम कपड़े नहीं पहनते थे, कभी भी हम आदमी औरत को देखते नहीं थे, हमने कपड़े पहनने चालू किए वेस्टर्नाइजेशन से। जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, तब हम एक दूसरे को नहीं देखते थे, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। जब से हमने कपड़े पहनने चालू किए, तब से ये प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसमें हम बड़े कपड़े भी पहनते हैं, छोटे कपड़े भी पहनते हैं, कपड़े नहीं भी पहनते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन का अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि इसका ताल्लुक मेन माइंडसेट से है। वेस्टर्नाइजेशन किसी का गलत करने के लिए नहीं आता है, हमारी सोच उसको गलत बढ़ावा देती है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और हम उसको वेस्टर्नाइजेशन का एक मुकुट पहनकर हम चाहते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन, नेशनलाइजेशन के आगे बढ़े, जिसमें हम अपने आप को आगे दिखाए। जैसे इट इज लाइक कम्पीटिंग। एक टाइम पे वेस्टर्नाइजेशन आया था कि लोगों को नौकरियां मिले, लोग ज्यादा एजुकेटेड हो। जैसे हम जानते हैं कि इंडियंस बाहर के देशों में जाते हैं, वहां पे अच्छा करते हैं, वहां पे अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, वहां के जैसे कल्पना चावला है, इंडियन people have gone abroad and they have done so well. So westernization is bringing new, but through that bringing new, अगर आपकी लाइन आप गलत पकड़ लेते हो, that is not westernization. जैसे अब मैं ये टॉपिक पे आती हूँ कि छोटे कपड़े पहनना या गलत नजर से किसी को देखना, दिस इज इन द माइंडसेट ऑफ सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन। प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन इज टू uplift our own community, uplift culture, uplift tradition, upliftment of family. बट सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन में क्या हुआ है, लोगों ने अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपने परिवार को, अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को अपलिफ्ट करने की जगह उसको एक गलत डायरेक्शन में ले गए, बिकॉज दे हैव जस्ट फेल्ड कि बाहर की दुनिया में लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शादी करे ना करे, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, ये गे एंड लेस्बियन सिस्टम है, ये वेस्टर्नाइजेशन कल्चर है। बिकॉज वहां पर लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट है, वहां पे डिवोर्स के प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां तलाक के प्रॉब्लम्स नहीं है। बट इंडिया में जहाँ हम कंजर्वेटिव रहे, अभी भी ईस्टर्न वर्ल्ड में देयर आर पीपल हु आर वेरी कंजर्वेटिव। आफ्टर दिस कंजर्वेटिव फीलिंग ऑफ एवरी गर्ल, कि हर एक मुस्लिम लड़की डरती है कि, जैसे दिलशाद मैम ने कहा कि वो डरती है कि तलाक ना बोल दिया जाए उसे एकदम से, उसके हस्बैंड उसको छोड़ के ना चले जाए। हर एक हिंदू लड़की भी डरती है कि अरे डिवोर्स ना हो जाए किसी कोई छोटे से रीजन से। जैसे अरुंधति मैम ने कहा कि लड़की लेट आ रही है तो क्वेश्चन होते हैं घर में कि क्यों लेट आई है, कहाँ गई लड़की, किसी के साथ चली गई तो क्यों गई तुम, डिवोर्स, छोटे छोटे रीजन से डिवोर्स होते हैं आजकल। वो डर से बाहर आने के लिए लोगों ने वेस्टर्नाइजेशन का मुकुट पहना है, बट वो वेस्टर्नाइजेशन गलत रीजन से, गलत सोच से पहना गया है, गलत सोच से आगे बढ़ा गया है। इसीलिए अब हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत सोच में जाता है। लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, उनको लगता है कि लड़के क्यों देखे, उनको क्यों इससे फर्क होना चाहिए, ये मेरी लाइफ है, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं, व्हाई शुड दे बॉदर। वो सही नहीं है। एक टाइम था जब हम नहीं पहनते थे कपड़े, अब हम अलग अलग वैरायटीज के कपड़े पहनते हैं। Why should a man be obsessed by a woman's body? Why? सारी लड़कियों में सेम होती है हर चीज, ऐसे नहीं है किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, कुछ भी है। मगर why should a man make a girl feel ashamed of her body, चाहे वो कैसी भी हो। तो लड़की आजकल ये कपड़े पहनती है क्योंकि वो चाहती है कि उसको वो इक्वल राइट मिले। लड़का अगर कपड़े उतार कर घूम रहा है उसको कोई कुछ नहीं बोलता, लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग उसको कॉन्शियस फील करा रहे हैं। वहां वेस्टर्नाइजेशन की सोच चेंज हुई है, जहाँ वो लोगों ने बताना चालू किया है कि बेटे तुम अभी लड़की ही हो
और तुम्हें हर चीज ढकना है, तुम्हें हर चीज अपने कायदे में रखनी है। हम लड़के हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन की सोच घर घर में चेंज होनी चाहिए, कल्चर में चेंज होनी चाहिए, ट्रेडिशन में चेंज होनी चाहिए, पर फॉर गुड ऑफ एवरीवन, फॉर गुड ऑफ द गर्ल, फॉर गुड ऑफ द बॉय। बचपन से सिखाना चाहिए कि आप किसी लड़की को कैसी भी हालत में देख रहे हो, वो आपका लुकआउट नहीं है। यू आर नॉट देयर टू कमेंट ऑन एनी गर्ल, चाहे वो कुछ भी कपड़े पहने नहीं पहने। आप सोचो, आप अपनी बहन को छोटे कपड़ों में देखते हो, आप क्या कमेंट करते हो उसे? और आप दूसरी लड़की को बाहर रोड पर देखते हो, आप कमेंट करते हो। हाँ, ज्यादातर आप अपनी बहन को बोलोगे कि अरे कैसे कपड़े पहने, अभी चेंज करके आ, बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट योर सिस्टर। बाहर किसी रोड की लड़की को आप ये नहीं बोलोगे, क्योंकि आप कोई झगड़ा नहीं बोलना चाहोगे। मगर व्हाई शुड यू इवन सी, व्हाई शुड यू इवन कमेंट? उसकी मर्जी है, वो कुछ भी करे। वेस्टर्नाइजेशन में कुछ और गलत चीजें हुई है कि भाई लोग सोचते हैं कि शादी इज नॉट द only end limit for a girl or a boy। शादी अगेन रीयूनियन है, एक पर्सनलाइजेशन है। अगर मैं शादी करना चाहूँ तो मैं करूँ, अगर मैं नहीं करना चाहूँ तो मैं किसी के साथ रह सकती हूँ। तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो आया है, ये वेस्टर्नाइजेशन का ही एक दौर है। ये क्यों आया है? क्योंकि even after marriages there were extramarital affairs, even after marriages there were no commitments, even after marriages there were abuses happening with ladies। that brought into this westernization culture, जहाँ लड़की ने भी सोचा कि जब मुझे पता है कि आगे जाके मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दे देना है, किसी और लड़की के साथ चले जाना है, डिवोर्स दे देना है, तो व्हाई विल आई गेट मैरिड, व्हाई विल आई बी कमिटेड? आई वांट टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप जहां मैं उसके साथ रहूं ना रहूं वो मेरी मर्जी से होगा, ना कि मेरे पेरेंट्स की मर्जी से, ना किसी कल्चर या ट्रेडिशनल धोखे से, ना किसी गलत या कोई प्रेशर से। हाँ, अरुंधति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं आप ही के इस मुद्दे पर बोलना चाहती थी कि आप जो अभी हमारा जो सवाल आस्था जी ने किया था, मुझे ऐसे वापस लगता है कि परंपरा ने बच्ची को आज तक की मेरे जनरेशन तक इतनी बातों को नो निगेटिव हमने सुना है, ये लड़की ने नहीं करनी है, ये लड़के ने करना है, इतने कपड़े लड़की ने नहीं पहनने हैं, शर्ट पैंट लड़का पहन सकता है, इतना डिफरेंशिएट किया गया है। और बचपन से ही भय और आशंकाओं की सायों में और हादसों में वो बचपन से ही गुजर रही है। तो तुरंत आकर आज कितनी भी सपोर्ट सिस्टम या हेल्थ सिस्टम उसके पास रही, तो भी जब तक ये मानसिकता ठीक नहीं होती, तब तक वो अपने आप को, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होती है अंदर से, जब तक वो समाज के बारे में ज्यादा सोचना, तब तक वो उस चौकट से बाहर नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और आकर्षण, ये जो बात है, पुरुष में बहुत आकर्षण है महिलाओं के लिए। क्यों फॉरेन में ओपनली सब चलता है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कपड़े पहनो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्यों हो रहा है? ये आकर्षण की मात्रा जो है ये इतनी बढ़ चुकी है, और इसमें हमारा संचार माध्यम जो है उसकी, वो भी औरत की एक विकृत छवि हमेशा प्रस्तुत कर रहा है, ये भी उसका एक कारण है। तो औरत ने भी सोचना है कि कितना फ्रीडम देना है खुद को एक्सपोज करने के लिए, हमने भी सोचना है हमने कितने अधिकार देने हैं। बिल्कुल वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बोला है अरुंधति जी आपने, बिल्कुल सही। Hello. मुझे यही लगता है कि Hello. हमें इक्वालिटी Hello. अगेन रखनी चाहिए कि हाँ जी। Shweta Hello. can take over, Shweta. Yes, I will. Abhi, Due to hello. technical difficulties Hello. from Astha's side, I will now be hosting you further from here because there are technical difficulties from Astha's side. Okay. Am I audible? Okay. Yes. Okay. Yeah, So, yeah. my name Yes. is Shweta Rana. My name is Shweta Rana. Yes. And I will take it forward from here now. अभी हम यहाँ से बात आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। दिलशाद मैम, मुझे आपको Hello. पूछना है, हाँ, am I audible to everyone? क्या आप मुझे सुन Yes. रहे हैं? Yes. Yes. ओके, दिलशाद मैम, मुझे आपको पूछना है, हम जब बात करते हैं ईरान जैसे देशों की या सऊदी अरेबिया जैसे देशों की, आई थिंक ये प्रीडिसर्स हो गए हैं जहां पे हम ये कहते हैं कि आज इसने किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर लिया और कल इसे भरे चौक में फांसी दे दी। इंस्टेंट जस्टिस, इन 7 days एक कोर्ट में हाजिरी की जाती है और इसके बाद आपको न्याय प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। अब अक्सर ये कहा जाता है कि ये प्रक्रिया यहाँ हिंदुस्तान में भी आनी चाहिए। दिस
थिंक शुड कम इन इंडिया टू, बिकॉज जैसे हम बात करते हैं निर्भया के केस की, इट हैपेंड इन 2012 और 2019-20 तक दे वर ऑल अलाइव, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे जी रहे थे। तो दिलशाद मैम मुझे बताइए आपकी क्या राय है, यू आर एन एडवोकेट, यू कैन टेल अस अबाउट इट। यस, पहले तो मैं अभी जिस कपड़ों की बात हो रही थी उस पर कुछ कहना चाहती हूँ, बाद में आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। तो मैं देखिए खुशबू जी और अरुंधति जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं सीधे सीधे बच्चों के साथ काम करती हूँ, छोटो बच्चों के साथ काम करती हूँ। और ये जो अभी ये जो कपड़ों की बात है ये बहुत मायने रखती है। हालांकि बड़ी सिटीज में पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब हम ग्रामीण भाग की, जब छोटे शहरों की, छोटे कस्बे की बात करते हैं तो वहां पे कपड़ा बहुत मायने रखता है। और आज भी आप अपने को जिस तरह से प्रेजेंट करते हो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मैं अब पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ। 2 साल की बच्ची फुल फ्रॉक में होती है, ना कि वो पूरे कपड़े में होती है, फिर भी उस पर बलात्कार होता है। 2.5 साल की है, 3 साल की है, 6 साल की है। तो ये जो कपड़े हैं ये मुझे लगता है जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि आज स्कूल, अभी देखिए आप अगर वेब सीरीज अगर देखते हैं तो उस वेब सीरीज में इतनी खराब चीजें बताई जाती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ निर्भया केस का, जो दिल्ली में घटा हुआ था। तो उसके बारे में शायद आपको सबको पता है कि वो जो जेल में जब वो जो अक्यूज थे, तो उनको एक पत्रकार थी, उनको मिलने के लिए गई थी, तो और उसने पूछा था कि अपने निर्भया के साथ इतनी निर्मम की जो क्रूरता की थी वो किस वजह से, क्या वजह थी उसके पीछे, ठीक है ना। तो उन लोगों ने उसका जवाब दिया था कि हमारे जो पिताजी थे वो मेरी माँ के साथ किस तरह का बिहेव करते थे वो हमने देखा था। वो माँ को किस तरह से यूज करते थे। एक ने तो इतना बुरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि वो कहना भी मुश्किल है, इतनी तरह से कि वो जिस वक्त कोई उसके साथ, उसकी माँ के साथ संबंध करता था, मीन्स सेक्सुअल करता था, तो वो बच्चा बेड के नीचे हुआ करता था। तो उसने ये सब झेला हुआ है, देखा हुआ है। तो अगर मान लो कि इस हालात में अगर वो बच्चे बाहर निकलते हैं, इस थॉट के साथ वो बड़े होते हैं, तो जब एक औरत अगर पूरे किस तरह से अगर उसके सामने प्रेजेंट होती है तो उसकी हालत क्या होगी। अब ये बहस बहुत बड़ी है कि लड़की ने कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कैसे नहीं पहनने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि एक मंत्री महोदय ने एक औरत के लिए एक बात कही थी कि उसने फटी हुई जीन्स पहनी थी। तो मुझे लगता है फटी हुई जीन्स उस औरत की, पता नहीं उसकी क्या डिग्निटी थी, मालूम नहीं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा था तो उसको ये बताया गया था कि वो एक किसी संस्था की चालक थी, कि कोई संस्था चलाती थी। मान लो कि छोटे बच्चों की संस्था चलाती है, एक पल भर के लिए हम उसको मानते हैं कि वो एक संस्था चलाती है, उसके औरतें आती होंगी, मर्द आते होंगे, छोटे बच्चे आते होंगे। तो अगर एक संस्था चालक इस तरह से आपके सामने आती है फटी कपड़ों में, फटी जीन्स पे, तो उस बच्चे पे क्या असर होगा। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इस बच्चे पे क्या असर होगा। तो कपड़े बहुत मायने रखते हैं मैम। मुझे लगता है कि हम शायद, हो सकता है कि मैं छोटी जगह से हूँ, छोटे एरिया से हूँ, लेकिन मैं काम करती हूँ तो मुझे मालूम है कि बच्चों की आज थॉट प्रोसेस क्या है वो मैं जानती हूँ। लेकिन जितने भी आप कानून बनाइए, जितने भी आप कीजिए, जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है ये पीढ़ी ऐसी ही चली जाएगी। जब हमारे बच्चे छोटे हैं, उनका जो खुद का आगे जाके जब जनरेशन होगा, वो बड़े होंगे, तब इसके बारे में हो सकता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो भी कपड़ा है वो बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अब आपने बात की थी कि ईरान में, इराक में तुरंत अगर किसी औरत पे बलात्कार होता है तो उसको सजा दी जाती है। देखिए हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका हमने स्वीकार किया हुआ है। और संविधान हमको ये बताता है कि अगर कितना भी घिनौना उस आदमी का एक ऑफेंस हो, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए उसको एक मौका देना चाहिए। और हमारा कानून इसी पे है कि किसी भी आरोपी को, किसी भी अक्यूज को वो एक
एक परमिशन देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अपनी वो खुद की केस सॉल्व करे, वो खुद की केस रखे। हम ऐसे किसी को हमारे संविधान के तहत हम किसी को इस तरह का जैसे कि टिट फॉर टैट, एक ने हाथ काटा है, एक का हाथ किसी ने काटा है तो दूसरे का हाथ उसी का तरह कट जाएगा, तो हम इंडिया में ये नहीं कर सकते। माना कि अभी चेंजेस आ रहे हैं, निर्भया के केस में जब एक नाबालिग लड़का था तो उसकी वजह से बहुत हंगामा हुआ कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये सही बात है, ये सही बात है कि अगर उसको मालूम है कि मेरा एक्ट एक अडल्ट की तरह है, तो अभी कानून बन रहा है कि उसको अडल्ट की तरह आप ट्रीट करो। अगर वो नाबालिग है लेकिन उसकी जो एक्ट है, उसने जो किया हुआ है, अगर वो अडल्ट की तरह होता है तो उसको अडल्ट रिएक्ट करो। इस तरह का एक सोच अभी हमारे पास आ रहा है और निर्भया की केस से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अभी एक शक्ति नाम का कायदा आ रहा है और तेलंगाना में शायद दिशा नाम का एक्ट है कि इस तरह से अभी फास्ट हो रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन रहे हैं, स्पेशल कोर्ट आ रहे हैं। तो ये जो भी केसेस है उनके पास जाके जितने जल्दी जितना हो सके इस तरह के जो केसेस है वो हैंडल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इंडिया में ये नहीं हो सकता है कि आप 7 दिन के अंदर ट्रायल कीजिए और सजा जो भी है उसको खत्म कर दीजिए। तो नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आगे है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस तरह की परमिशन नहीं देता है। तो एक अक्यूज को उसकी राय रखने के लिए और खुद को डिफेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी अरुंधति मैम, कहिए आप क्या कहना चाहती है? दिलशाद जी ने अभी जो बात कही वो मैं उससे 100% सहमत इसलिए हूँ कि जो कपड़े हम परिधान करते हैं, जैसे मान लो मैं एक संस्था चलाती हूँ, मेरे पास महिलाएं आती हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, तो जैसे मैं रहूं, मैं अपने आप को जैसे प्रेजेंट करूं, वही मेरे बच्चों के मैं रोल मॉडल होती हूँ, वो मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये एक श्रृंखला है। ये श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ जाती है, जैसे बीच में एक सेंसर में मैंने फिल्म देखी CBFC में, तो हमने उसको बुलाया, जिसने फिल्म बनाई थी उसको हमने बुलाया और मैंने पूछा कि भाई इतना घिनौना आपने स्त्री का दर्शन पूरे पिक्चर में दिया है, आप ए के लिए चूंकि मांग रहे हैं, फिर भी इतना घिनौना दर्शन करने का कारण क्या है? कुछ बातें आप अलग तरीके से लाइट्स के हेल्प लेके या करके कुछ दिखा सकते थे, इतना सब आपको करने की क्या जरूरत थी? उसने मुझे जवाब दिया, देखो मतलब अपने आजू बाजू जो दिखता है उसी से समाज वो देख के ही सीखते जाता है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाता है। उस आदमी ने जवाब दिया कि क्या मैडम आप सवाल पूछ रही हैं, मैं तो गांव से आया हूं, पर आपके बंबई में जब मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे घूम रहा था तो लड़कियां जो कपड़े पहनी हुई थी वो मैं देख नहीं पा रहा था आपके अपने आंखों से, मैं इधर उधर मुंह घुमा रहा था, मुझे वो देखा नहीं जा रहा था, वो तो मैं प्रत्यक्ष सामने देख रहा था, इसके बीच तो पर्दा रहने वाला है ना, कोई हाथ तो नहीं लगा सकने वाला है ना, वो कपड़े देखकर मुझे लग रहा था कि आए रहा है क्या लड़की है। मतलब ये जो है ना, ये जो घिनौनापन आ रहा है हमारे समाज में, उससे कई हद तक हम औरतें भी जिम्मेदार है, ऐसे मुझे लगता है। हमने क्या पहनना है क्या नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप एकदम पूरा दुपट्टा ऊपर से लेके ऐसे पूरा पुराने जमाने के जैसे चलो, पर कितना अंग प्रदर्शन करना है ये हमारे हाथ में भी है। हमने भी कुछ मर्यादाओं में रहना बहुत जरूरी है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अब वो आंखों में पानी यदि हमको नहीं चाहिए तो हमें भी कुछ मर्यादाओं के साथ, मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ पर मुझे ऐसा लगता है हम समाज में समाजशील लोग हैं, हमारे आजू बाजू में लोग हमें सही बात है, सही बात है। तो हमने भी कुछ मर्यादाओं का पालन किया। वेरी राइट, अप्रोप्रिएशन ऑफ ड्रेसिंग हैज टू बी देयर। एक हम जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन, किस जगह पे क्या पहन के जा रहे हो और उस माहौल में क्या आप दर्शाना चाहते हो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन और मैं ये हर एक से पूछ रही हूँ और हर एक के पास 30 सेकंड है मुझे बताने के लिए कि जनता जो है, आप जनता में अवेयरनेस कैसे स्प्रेड किया जा सकता है, जनता में जागरूकता कैसे जगाई जा सकती है स्त्रियों की तरफ एक संवेदनशीलता मेंटेन करने के लिए? सबसे पहले दिलशाद मैम आप बताइए 30 सेकंड में।
अवेयरनेस की बात अगर जनता में हम करने की कोशिश करते हैं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि पहले हम अपने घरों से शुरुआत करें। तो घर से शुरुआत करने के लिए हमारे जो भी लड़का है लड़की है उनमें कोई भी भेदभाव ना करें। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक समाज क्या है, हमारा ही प्रतिनिधित्व है, हमारे ही कुटुंब का हिस्सा है, तो हम ही समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे घर से ये शुरुआत होनी चाहिए। और जबकि किसी एक लड़की पे अत्याचार होता है तो हम पहले उसको इस नजर से देखते हैं कि शायद इसकी कुछ गलती हुई होगी या इसी ने कुछ ऐसा किया होगा कि ये हादसा उसके साथ हुआ है। तो ये जो हमारी सोच है ये कहीं तो रुकनी चाहिए, इस तरह से हमको डाइवर्ट करना चाहिए। तो समाज की जो विचारधारा है वो एक साथ एक वक्त नहीं बदल सकती, उसके लिए टाइम जाना चाहिए, लेकिन हमको कोशिश करती रहनी चाहिए कि वो वक्त हो सकता है कि इन फ्यूचर ये बदल सकता है। तो ये बदलने के लिए शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। हमारे घर में जो बच्चे हैं उन पे संस्कार ये होने चाहिए, जो हस्बैंड वाइफ है उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ इस तरह का हो कि वो अपने बच्चों पे क्या असर करता है, क्योंकि पेरेंट्स को फॉलो करते हैं बच्चे। जैसे मैडम ने अपने अभी अरुंधति जी ने कहा कि बच्चे देखते हैं कि हमारे बच्चे हमको देखते हैं कि हमारे माता पिता किस तरह से अपने साथ बिहेव करते हैं, उनका खुद के साथ वर्तन कैसा है। तो अगर हमारा और हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो अगर हेल्दी होता है तो आने वाले बच्चों में भी ये असर होता है। तो पहले से कुटुंब या अपना स्वास्थ्य अपनी फैमिली इसके साथ ही पहले हमको शुरुआत करनी है। अब दूसरी बात ये है कि जो भी टारगेटेड है, कोई लड़की है कोई औरत है, तो उसको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से आज भी हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माना कि अंधेरा बहुत है, क्या उम्मीद का एक दिया भी हम जला नहीं सकते? तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद का दिया हम अपने घर से जला सकते हैं और यहाँ से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। नजर बदलो नजरिया बदलेगा। अरुंधति जी कहिए आपकी क्या राय है इस पे? मैं 30 मिनट लूंगी, 30 सेकंड नहीं, 31 सेकंड लूंगी मैं ये बोलने के लिए। मैं कहूंगी मैं सबसे पहले कहूंगी, दिलशाद ने जो बात कही वो तो बराबर ही है, लेकिन माफ करना, मैं पहले कहूंगी जागरूकता लाने के लिए पहले महिला ने महिला का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यदि मेरी सहेली गलत कपड़े पहनती है तो मैं दूसरी 4 सहेलियों में जाके उसके बारे में कमेंट्स ना करते हुए मैं मेरी सहेली का कान पकड़कर उसको बताना मैंने चाहिए कि तू जो कर रही है वो गलत है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तू ऐसे मत रहे, तू तुझे जैसा चाहिए वैसा रहे, लेकिन तेरे रहने का तरीका थोड़ा सा बदल दे। तो पहले औरत ने औरत का सम्मान करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, समाज में जागरूकता लाने के लिए पहले स्त्री को अपने आप अंदर से बहुत स्ट्रांग होना, अपनी मानसिकता को बदलना, अपनी परंपरा की श्रृंखलाओं को जो जोखड़ में वो बंधी हुई है उसको तोड़कर अभी खुद के बारे में सिर्फ खुद का पहले सोचना, ये बहुत जरूरी है। औरत क्या करती है, पहले सबका सोचती है और बाद में अपना सोचती है। खाने के समय में भी वही करती है, जो बचता है वो खुद खाती है, बाकी सबको परोस देती है। तो वो ना करते हुए उसने अपने आप को भी समान एक स्थान देना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो है, जागरूकता लाने के लिए समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें मिक्स क्राउड है, हमारे जनरेशन के भी लोग हैं, आज के जनरेशन के भी लोग हैं। तो उसने खुद ही ने अपने आप को बुलंद करने के लिए खुद के लिए कुछ नियमों का पालन करते हुए अपनी स्वतंत्रता कैसी वो जारी रख पाए, इसलिए उसने अपने आप के लिए कुछ नियमों का पालन करके वो जागरूकता अपने आप आएगी, ऐसे मुझे लगता है। खुशबू जी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आपकी क्या राय है इस पे? बिल्कुल जो दिलशाद जी ने और अरुंधति जी ने बोला है वो बिल्कुल सही है। मगर मुझे ये भी लगता है कि इवन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, रादर देन हम ये सोचे कि हम क्या पहन रहे हैं, हम किसी को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इसको अट्रैक्ट करें, हमें अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा करियर क्या है, हम कितने इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम कितने स्ट्रांग होना चाहते हैं, हमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, rather than attracting others with your clothes। because एक बंदा जिसको आदत है आपको घूरने की, वो सलवार में भी घूरेगा,
वो साड़ी में भी घूरेगा, वो आप कम कपड़े पहनोगे क्योंकि उसका माइंडसेट है। हमें माइंडसेट चेंज करना है लोगों का। हमें एक वो जो एक दृश्य लोगों में है कि हम ना लड़की जाएंगी तो हम घूरेंगे, चाहे वो पूरे ही कपड़े क्यों ना पहनी हो, चाहे उसके बाल को घूरेंगे, चाहे हम उसकी स्किन को घूरेंगे, चाहे उसके फेस को घूरेंगे। इसलिए मुस्लिम्स में ये प्रथा आई है जहाँ वो बुर्का पहनते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका एक बॉडी पार्ट भी दिखे। वो प्रथा आज तक भी चली जा रही है। तो rather than focusing on clothes and all that ऊपरी चीजें, हमें even for a girl and even for a man हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी inner strength, confidence, हमारा independence हमें गलत चीजों में नहीं लगाना चाहिए। हमें कुछ बनना चाहिए लाइफ में, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। हम जो दूसरी कंट्रीज को, वेस्टर्नाइजेशन को देखकर, मूवीज देखकर हम जो प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम माइक्रो मिनीज पहनेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, वो आपका लक्ष्य नहीं है। आप वो किसी को इमिटेट करने नहीं आए हो। आपका लक्ष्य है, आप किसी रीजन से पैदा हुए हो। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ करना है। और वो आप किस तरीके से कर सकते हो? आप कपड़े पहन के दूसरों को दिखाने से या दूसरे को घूरने से या दूसरों इससे नहीं कर सकते। आपको अपने में स्वयं एक क्षमता लानी चाहिए जहां आपको पता होना चाहिए कि मेरा पर्पस इन लाइफ क्या है, एंड व्हाई एंड हाउ आई वांट टू सॉल्व दिस पर्पस ऑफ बीइंग अलाइव, बीइंग एन इंडिविजुअल। एंड इनइक्वालिटी को दूर हटाकर हमें मेल और फीमेल्स को एक साथ बढ़ावा देना चाहिए कि लड़कियां भी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े, लड़के भी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े, कुछ कर दिखाए, कुछ बन दिखाए, हमारी सोसाइटी को हेल्प हो, हमारा इंडिया आगे बढ़े। नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक पेट्रियोटिज्म जैसे हम बोलते हैं, नेशनलिज्म जैसे बोलते हैं, कि हम अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बीइंग अ ह्यूमन हम क्या कर सकते हैं, rather than थिंकिंग कि हम ऊपर ही कैसे रहना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज अगेन इक्वालिटी। जैसे मुझे लगता है कि मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल। जैसे मुझे लगता है कि जैसे लड़कियां खाना बनाती हैं, लड़कों को भी खाना बनाने आना चाहिए। जैसे लड़कियां सेल्फ डिफेंस करती है, लड़कों को भी आना चाहिए। जैसे लड़कियां आगे बढ़कर जॉब करती है, बिजनेस करती है, अपने माँ बाप का घर संभालती है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है, लड़कों ने भी करना चाहिए। सो वो इनइक्वालिटी को दूर करना है हमें, और लोगों की सोच बदलना है। हमें अपनी सोच इन अ डायरेक्शन लानी है जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत डिफरेंट हो, जैसे कि आज हम हैं। नॉट हम वेस्टर्नाइजेशन को क्यों फॉलो करें, लोग हमें फॉलो करें। आज हम वेस्टर्नाइजेशन फॉलो कर रहे हैं और लोग मंदिर बनाते जा रहे हैं। चाइना में मंदिर है, जापान में मंदिर है, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा मंदिर है। लोग ओम भूर्भुवः स्वः हमसे ज्यादा बार दिन भर में वो करते हैं, मतलब जाप करते हैं। सो हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, पर लोग इंडियनाइजेशन और स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सो वी हैव टू क्रिएट आवर ओन कल्चर, not learn or not adapt others culture. आयशा इस समाज में तब तक बनेगी, ये मेरा मानना है, आयशा इस समाज में तब तक बनेगी जब तक हम किसी लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाएंगे, जब तक हम किसी सरस्वती को स्कूल जाने से रोकेंगे, और वहां पे भी बाधा आएगी जब हम किसी काली को एक फेयरनेस ट्यूब, क्रीम ऑफ फेयरनेस देंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है हमें इस मानसिकता को बदलना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एजुकेशन, ये मेरा मानना है कि जो एजुकेशन है इज द ओनली वेपन। आपकी शिक्षा ये आपका एक ही वेपन है जो इस समाज में बदलाव ला सकता है। जैसे मैंने कहा, आप नजर बदलोगे तो नजरिया बदलेगा, और नजरिया बदलने के लिए सारे समाज को, स्त्री पुरुष, एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, इनको इकट्ठे आके एक मंच पे खड़े होके बोलना है कि अब और कोई भी आयशा नहीं होने वाली। With this, I come to an end of today's episode. We are very grateful to Dr. Naneshwar Mule to create this platform of Movement of Positivity, and Mrs. Hemangi Sinha of Arjun Foundation. Thank you once again, Dilshad ma'am, Arundhati ji, Thank you so much. Thank you so much. for being a part of Thank this you for this panel. opportunity. Thank you Arundhati ma'am, thank you Dilshad ma'am, thank you Shweta ji, thank you so much. Thank you so much. Thank you. ये मंच पर ये विषय का चयन